जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे हार्डी विंगवर्थ प्रिंसिपल्स के बारे में। तो यदि आप 12th क्लास से हैं या फिर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए अपियर कर रहे हैं, तो आप इस जो टॉपिक है इस टॉपिक से एक बार जरूर रूबरू होंगे, आपके सामने आएगा जरूर। और ये ऐसा टॉपिक है जो एक बार आपका माथा घुमाएगा जरूर। तो चलिए आज हम इसका माथा घुमाते हैं, इस तरीके से घुमाएंगे कि ये दोबारा कभी अपना माथा ना घुमा पाए। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। हालांकि है टॉपिक बहुत टफ है ना, कई बार टीचर्स को भी बहुत टफ फील होता है इसको समझा पाना और बता पाना। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, इसको इतना सिंपल वे में इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको दोबारा कभी इससे प्रॉब्लम ना होगी। इसके आधार पे, इस लॉ के आधार पे इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के बाद इसमें से 6 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, नीट के क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो एमएससी सेकंड सेम में आते हैं या फिर उनके प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए जो ये लॉ है, ये एक प्रोफेसर G.H. हार्डी और W. वेनबर्ग के नाम से जो प्रोफेसर थे, दोनों एक मैथमेटिशियन थे और एक फिजिसिस्ट थे। दोनों प्रोफेसर ने इंडिविजुअली इसको डिस्कवर किया था, बट इनका नाम साथ में दिया जाता है क्योंकि इन्हें शायद रिप्रेजेंटेशन एट ए टाइम पे एक ही समय पे किया है। ओके, और दोनों ने सेम चीज को डिस्कवर किया था, सेम फॉर्मूला था, सेम चीज उसको एक्सप्लेन करने का तरीका था, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो कंडीशंस थी दोनों की कंडीशन भी मैच कर रही थी। और ये जो रूल है, ये रूल एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन के लिए होता है। किसके लिए अप्लाई होता है? एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन के लिए अप्लाई होता है। सर आप बता दीजिए आइसोलेटेड पॉपुलेशन क्या होती है? बोले कोई भी जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होना। जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है एक आइलैंड में है, अब उसमें ना तो कोई बाहरी व्यक्ति जा सकता है ना उसमें से कोई आ सकता है। तो इस तरीके की जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती है उसमें अप्लाई होती है। बट इसके साथ साथ सिर्फ ये बोल देना कि वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है और उसमें कोई फैक्टर्स या पैरामीटर्स अप्लाई नहीं होते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, हालांकि जो रूल है वो इसी तरीके के पॉपुलेशन या फिर जो जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके लिए बनी होती है। तो देखिए चलिए बात करते हैं। पहले एक 2-4 पॉइंट में समझाऊंगा, रूल बताऊंगा कि कौन कौन से रूल दिए हैं, फिर उसके आधार पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो मैंने पहले से अभी बताया आपको कि दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय G.H. हार्डी एंड दो ये क्या थे, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, वहीं पे दूसरे W. वेनबर्ग है ना। ये क्या थे, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनने क्या किया है, इंडिपेंडेंटली रूप से दोनों अलग अलग तरीके से 1908 में इस रूल को डिस्कवर किया था या इसको बताया था। ठीक है, और ये जो पूरा रूल है ये केवल थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है इसके लिए मैं लेटर ऑन बात करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, इट डिस्क्राइब्स ओनली अ थ्योरेटिकल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जो हम मनगढ़ंत बना सकते हैं, हम खुद से जनरेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसी कोई सिचुएशन अगर हुई तो क्या होगा। तो ये क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल सिचुएशन के लिए अप्लाई होता है। इसके आधार पर हम क्वेश्चंस करते हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत कम होता है। ठीक है, इन विच अ पॉपुलेशन इज अंडरगोइंग नो एनी इवोल्यूशन चेंज। एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज ना हो, इवोल्यूशन ना हो। और जनरली देखा जाता है जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनमें इवोल्यूशन जरूर होता है, थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन जरूर होता है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा जरूर होता है, चेंजेस आते हैं। दैट मीन्स वेरिएशन आता है और वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जीन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी विद विच अ पर्टिकुलर एलील्स ऑकर्स इन अ पॉपुलेशन। बोले क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी कोई अलग चीज नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी है। किस चीज की फ्रीक्वेंसी है? कोई भी एलील, सपोज मान लीजिए ये पॉपुलेशन है बेटा, इस पॉपुलेशन में मान लीजिए इस तरीके वाली ओ जीन वाले, ये जो मैं ओ बना रहा हूं यहाँ पे, ओ जीन वाले कोई जीव रहते हैं। तो अब ये ओ जीन कितनी बार इस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी है? एलील की फ्रीक्वेंसी। पर्टिकुलर एक एलील दैट इज ओ एलील इस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। अब वो कितनी बार प्रेजेंट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, इसी को हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, जीन अलग चीज नहीं है। जीन क्या है? जीन 2 एलील से बना होता है ना, या कंट्रास्टिंग या फिर पेयर ऑफ बोलते हैं कि किससे बना होता है? बोले पेयर ऑफ एलील्स से बना होता है ना एक जीन।
तो मैं अगर यहाँ पे एलील की बात करता हूं तो समझ जाना कि वो हम किसकी बात करते हैं, जीन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो एलील है वो एलील खुद किसको बनाते हैं भाई साहब, बोले जीन को बनाते हैं। तो जब भी हम बात करें एलेलिक फ्रिक्वेंसी की, किसकी बात करें, एलेलिक फ्रिक्वेंसी की, तो समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जीन फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। तो क्या है, फ्रिक्वेंसी विद अ पर्टिकुलर एलील ऑकर्स इन अ पॉपुलेशन। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, आपको एक फ्रिक्वेंसी पकड़ना है, किसकी फ्रिक्वेंसी पकड़ना है, बोलिए एक एलील की फ्रिक्वेंसी पकड़ो, और वही है क्या, जीन फ्रिक्वेंसी। क्या बताएगी वो, जीन फ्रिक्वेंसी बताएगी। ओके, देयर आर 3 लॉज। अब ध्यान से, हाँ सॉरी, ऊपर वाले में पॉइंट और सुनना कि जो पेयर होते हैं, जीन हमेशा पेयर में पाया जाएगा। तो जब भी आप एलील की बात करेंगे ना, तो एलील को पेयर में ले जाएंगे, तब जाकर के क्या बनेगा, जीन फ्रिक्वेंसी बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं। देयर आर 3 लॉज प्रपोज्ड बाय हार्डी एंड वेनबर्ग। किसके द्वारा, हार्डी एंड वेनबर्ग के द्वारा 3 लॉ प्रपोज किए गए हैं। अब तीनों लॉ समझेंगे। पहले फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एलीलिक फ्रिक्वेंसी, जो एलील की फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए, मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि अभी यहां पे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहां पे 100 लोग हैं। कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। और यहां पे कोई एक विशेष प्रकार की जीन है जो अभी अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है, हम उसे जीन की बात करते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई ए जीन क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो ए जीन है तो पेयर में जीन, में अभी बताया कि जीन कैसा होगा, पेयर में पाया जाएगा, ठीक है, पेयर का हो गया। या इसकी एक और कंडीशन बन सकती है क्या, जीन की, बोले हाँ बन सकती है, हेट्रोजाइगस भी बन सकती है, और इसी का रिसेसिव वाला जो पार्ट होगा वो स्मॉल होगा। अब देखो, जब भी आपको हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल समझना है तो इसको समझने के लिए आपको जेनेटिक्स की नॉलेज जरूर है। अगर आपकी जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं है तो फिर इसको समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि जेनेटिक्स में जिसमें मेंडल ने क्रॉस करवाया है, उस क्रॉस से ही इसका रूल बना है, उस क्रॉस के रिजल्ट से इसका रूल डिराइव हुआ है। तो जेनेटिक्स की जो समझ है वो तो होनी चाहिए। अब देखिए, ये सब चीज कहां से आई, बोले जेनेटिक्स से आई। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये सब कहां से आता है, सब वहीं से आता है। तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके से पॉपुलेशन है, उसमें इस तरीके से जीन है, और जीन का परसेंटेज, ध्यान से सुनना मेरी बात, जीन का परसेंटेज कितना है, ये 25% मौजूद है, ठीक है, एक मिनट, ये 25% मौजूद है, ये 50% मौजूद है, और ये भी 25% मौजूद है। बोलो सब मिलके क्या बनाते हैं, 100% बना दिए। समझ में आ गई बात। अब ये बोलना चाहता फर्स्ट वाला रूल, एलेलिक फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, ये फिक्स है कि ये अगर इतनी है तो इतनी ही रहेगी, अगर इसमें कोई भी बाहरी फैक्टर चेंज ना आए, ठीक है। अब इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। जीन पूल हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कैसे रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, दोनों पॉइंट समझना ध्यान से। जैसे पहले वाला पॉइंट ये बोल रहा था कि इसमें ये जो एलेलिक फ्रिक्वेंसी है ये हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है, इनकी परसेंटेज वाइज फिक्स रहे। जैसे इसका परसेंटेज कितना है, बोले 25% है, ठीक है, इसका परसेंटेज कितना 50%, इसका परसेंटेज कितना 25%, ठीक है। तो इनका जो परसेंटेज है, फर्स्ट वाला हमें क्या बोलता है, एलेलिक फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, देखिए चाहे ये वाली फ्रीक्वेंसी की बात कर लीजिए, चाहे ये वाली फ्रीक्वेंसी की बात करिए, ये वाली फ्रीक्वेंसी की बात करिए, ये क्या है, हमेशा स्टेबल होंगी एंड कांस्टेंट रहेंगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ये चीजें जाती हैं तो सेम इसी प्रकार से जाएंगी, चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना। अगर इसको हम पॉपुलेशन को बढ़ा के 200 कर दें, कितनी कर दें, 200 कर दें, तो इनके बीच का जो रेशियो था, रेशियो कितना था, देखिए 1:2:1। तो भले 200 नहीं बल्कि 600 हो जाए, 800 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट इनका जो रेशियो है वो हमेशा 1:2:1 बना रहेगा। जैसे मान लीजिए 200 हो जाएंगे तो ये वाला कितना पहुंच जाएगा, 50 पहुंच जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये फिर से 50। अब ये इनका परसेंटेज देखा जाए तो ये 25%, ये कैसा हो जाएगा 50%, और ये फिर से 25%, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो ये जो है जीन पूल बता रहा है, हमें क्या बता रहा है, जीन पूल बता रहा है। जीन पूल का मतलब होता है जो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। जीन पूल बोले तो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। चाहे फ्रीक्वेंसीज जीन की बात कर ले,
चाहे तो फिर हम उसकी बात करें एलील्स की बात करें, तो जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं जीन की या एलील की वो हमेशा कांस्टेंट होंगी एक पॉपुलेशन में। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी कांस्टेंट है, ठीक है, अभी भी वही सेम रेशियो चल रहा है जो रेशियो यहाँ पे हमने प्राप्त किया था, तो ये चेंज नहीं होता, हमें दूसरा वाला लॉ बोल रहा है। थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1। क्या होता है, टोटल जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। या इसी को हम इस तरीके से डिफाइन करें, ध्यान से सुनो, P प्लस क्यू इक्वल टू 1। क्या बोलेंगे, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 आएगा, समझ में आए, ये फॉर्मूला है। और इसी की जगह पे एक और मैथमेटिकल फॉर्मूला इन्हें दिया था, वो फॉर्मूला था P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, ये किसकी वैल्यू है, एक्चुअल में ये कहां से आता है, तो ये आता है P प्लस क्यू के होल स्क्वायर से। आशा करता हूं समझ में आ रही होंगी चीजें, क्लियर। तो देखो तीसरा वाला क्या है, टोटल सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उस सब का सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसीज को डिफाइन करते हैं। अब जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है कैसे निकालेंगे, इसको हम आगे बात करते हैं, डिफाइन करते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे अभी क्या पढ़ा, हमने लॉ पढ़ा है कि टोटल सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज है वो इसके नियम के आधार पे चलती हैं, कि या तो ये वाला नियम लगा दें या फिर ये वाला नियम लगा दें, दोनों में ही 1 के बराबर होगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखिए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्डी-विंगर प्रिंसिपल्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर इसके आधार पे कुछ कंडीशंस भी हैं। पहला फैक्टर्स है जीन फ्लो, दूसरा फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा जीन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड फिफ्थ वाला जो है नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 मुख्य फैक्टर हैं जिनके आधार पे हार्डी-विंगर फंक्शन करता है। और कंडीशंस कौन कौन सी, इनको तो देखो ये तो कभी होनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जबकि ये दोनों चीज होनी चाहिए। कंडीशन से अप्लाई होती हैं कौन कौन सी, कि एक रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर अगर हम सिलेक्टेड मेटिंग करवाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एक जो जीन है वो तेजी के साथ प्रोपेगेट करेगा, बढ़ेगा, और वहीं पर दूसरा जीन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, जिससे हमारा जो रेशियो है या जहां पे हार्डी-विंगर प्रिंसिपल जो अप्लाई होना चाहिए वो फिर फेल कर जाएगा, अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। पॉपुलेशन लार्ज है तो वहां पे जो रैंडम मेटिंग है उसके होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर पॉपुलेशन बहुत छोटी है तो रैंडम मेटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से जो जेनेटिक जो क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम है, वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-विंगर प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं हो पाएगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि हार्डी-विंगर जो प्रिंसिपल है इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखिएगा किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर पॉपुलेशन बहुत छोटी होगी, जिसकी वजह से रैंडम मेटिंग नहीं हो पाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं जीन फ्लो, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, अगर ये चीज है तो वहां पे हार्डी-विंगर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, पहला पॉइंट है, ठीक है। अभी होता क्या है, बोले फर्स्ट नंबर पे है जो जेनेटिक है फ्लो है, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, सपोज उस पॉपुलेशन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि कुछ ए पॉपुलेशन है, ए नाम से, है ना, ए नाम से ऐसी पॉपुलेशन है। अभी जो ए नाम की पॉपुलेशन है, ठीक, इसके बीच में और भी कुछ पॉपुलेशन है, जैसे बी नाम की पॉपुलेशन है, ठीक, और यहां पे पड़ोस में कहीं और दूसरी जगह पे कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे कोई और पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी नाम की पॉपुलेशन है, ठीक है, सी लिख देता हूं वैसे समय। तो बाय चांस अगर ए जो है, ए यहां से मूव करके यहां पे चला जाता है, यहां पे आ गया ए, यहां से उठ के मूव करके यहां पे गया, तो क्या हो गया, जीन का फ्लो हो गया, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल यहां पे गया है, ध्यान से सुनना, इस ए से, सॉरी इसको हम एक मिनट, इसको हम एक्स बोल देते हैं और इसको हम वाई बोल देते हैं। तो जो एक्स वाले पॉपुलेशन से वाई वाली पॉपुलेशन में गया है, ए गया है, तो वो अपने साथ डीएनए भी लेके जाएगा, और अगर अपने साथ डीएनए लेके गया है तो क्या उसके डीएनए में जीन नहीं होंगे, उसके साथ जीन भी होंगे, क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर जीन होगा, और जीन के एलील पेयर्स भी होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे एलील्स क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, जीन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया।
अब हमारा के मेन फोकस ये है, हमारा जो हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल है वो इस आधार पे बोलता है कि जो भी कंडीशंस हैं वो कंडीशंस हैं कि जो डीएनए है, क्या है, डीएनए है, उस डीएनए को रोकना है फ्लो करने से, डीएनए को फ्लो करने से रोक देना है, डीएनए फ्लो ना करने पाए। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हमने जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन ली है वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बेटा, पॉपुलेशन है, वो इस तरीके से पैक है पूरी कि जैसे जेल में पैक हो, पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, ना तो इसके अंदर कोई जा सकता है और ना ही इसके अंदर कोई आ सकता है। ठीक है, इसके बाहर कोई आ सकता है। तो दोनों कंडीशन अप्लाई है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर ना तो कोई जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है, मतलब कि डीएनए का एक्सचेंज या फिर डीएनए में कोई भी प्रकार का चेंज पॉसिबल नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ना तो डीएनए जाना चाहिए ना डीएनए बाहर जाना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ इन और आउट नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज से ये सब चीज क्या करती है, ये सब डीएनए को अल्टर करने वाली चीजें हैं, डीएनए को बदलने वाली चीजें हैं, और इनमें से कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जीन फ्लो पढ़ा। जीन फ्लो कैसे होता है, बोले जीन फ्लो इस तरीके से होता है, कोई भी इंडिविजुअल जब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाता है तो अपने साथ कुछ जीन को लेकर के जाता है, मतलब जीन बह गया है, जीन चला गया है, तो जीन फ्लो हो गया। अब आता है दूसरा पॉइंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मूव करता हूं नेक्स्ट वाले में। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे पॉपुलेशन है, हमने ये मान लीजिए यहाँ पे हमने ए पॉपुलेशन रख दी है पूरी। ठीक है, ये पॉपुलेशन है और साथ में यहाँ पे बी पॉपुलेशन भी है। ठीक है, मतलब दो प्रकार के यहाँ पे जीव रह रहे हैं। ठीक है, या एक ही वैरायटी, एक ही जीव की दो वैरायटी रहती है। जैसे थोड़ी देर के समझ लीजिए कि मैंगो है, मैंगो कई वैरायटी आती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक बादाम वाली है और एक लंगड़ा वाली आम की है, दो वैरायटीज हैं। अब समझ लीजिए थोड़ी समय बाद कि यहाँ पे एक आइसोलेटेड आइलैंड है, कैसी है, आइसोलेटेड लैंड है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आइसोलेटेड लैंड है। ठीक है, जो आइसोलेटेड लैंड है, इस लैंड में यहां से कोई भी नाम की फ्रीक्वेंसी या जो इंडिविजुअल है वो मूव करके यहाँ पे चला जाता है। क्योंकि यहाँ की एनवायरमेंटल हैबिटेट्स या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत डिफरेंट होंगी, तो अपने आप को ये सर्वाइव करेगा। जब सर्वाइव करेगा तो बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। ठीक है, अगर वहां पे नेचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाता है तो, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बट हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो अपने आप को धीरे धीरे वहां पे ढालते हुए, थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए और अपने आप को इतना सिलेक्टेबल बना लेता है कि वो बहुत तेजी के साथ मीटिंग करता है, बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। तो यहाँ पे ढेर सारी उसने पॉपुलेशन बना ली। ठीक है, क्या बना ली, पॉपुलेशन बना ली। एक ऐसे आइलैंड में जिसमें उसकी पॉपुलेशन पहले कभी नहीं थी, अब वो उस आइलैंड में जाकर के अपनी एक नई पॉपुलेशन के रूप में डेवलप कर गया। अब कुछ समय बाद जब देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब तरीके से उसने और बहुत एडवर्स कंडीशन में या फिर जो भी फेवरेबल कंडीशन है उनमें जाकर के इसने डेवलप किया है, तो इसके पुराने वाले जो पूर्वज थे, इसके पुराने वाले जो पूर्वज थे, उस पूर्वज से इसमें बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स आ चुके हैं। और अगर इसके अंदर आ चुके हैं कैरेक्टर्स और ये अपने पुरानी वाली जो स्पीसीज थी उस स्पीसीज से पूरी तरीके से अलग दिखने लगा, मतलब पुरानी स्पीसीज से एक नई स्पीसीज हो गई, मतलब वो क्या हो गई, फेड कर गई। फेड बोले तो अब लगभग उसका कोई योगदान नहीं रहा, कुछ भी बचा नहीं उसमें, वो खत्म सी हो गई। ये एक नई पॉपुलेशन बनकर तैयार हो जाएगी और इसी पॉपुलेशन को बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने एमएससी में फर्स्ट वाले सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर 12th क्लास में पढ़ोगे और यही चीज है, नीट में डायरेक्ट पूछ लिया था कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। ओके, लास्ट में इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इकोलॉजी के चैप्टर में आता है कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, जिसमें तालाब में कोई नई स्पीसीज बन के तैयार होती है, मतलब पुरानी स्पीसीज से एक नई स्पीसीज अगर बन के तैयार होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ। आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलता हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, बोले जीन गया पूरी तरीके से यहाँ बह के गया, इस तरीके से मूव करके गया और उसने अपने आप को समय के साथ पूरी तरीके से अलग कर दिया। दैट मींस क्या हो गया, उसमें ड्रिफ्ट आ गई है, उसमें जेनेटिक चेंज आ गया पूरी तरीके से, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और लगातार अगर कहीं पे लंबे समय तक या बहुत ज्यादा मात्रा में जीन फ्लो होता है तो जीन फ्लो, लार्ज अमाउंट ऑफ जीन फ्लो या लॉन्ग टाइम ऑफ जीन फ्लो लीड्स टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। वो किसका कारण बन जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का कारण बन जाता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास
जीन रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? जीन रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जीन रिकॉम्बिनेशन। अब जीन रिकॉम्बिनेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखिए, आपने सुना होगा जब भी जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो इस तरीके से अगर कोई क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में क्या होता है, यहाँ पे जीन सिचुएटेड होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, ऐसे जीन्स होते हैं पूरे, क्योंकि क्रोमोसोम है तो पूरा डीएनए के पैक होता है। और डीएनए से में क्या होता है, उसका जो थ्रेड होता है डीएनए का, वो खुद किससे बना होता है? बोले जीन से बना होता है। और जीन दो चीजें शो करता है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अगर ध्यान से सुनना, अगर दो जीन लिंक्ड हैं तो अगर दो जीन लिंक हैं तो लिंक का मतलब यह है कि दो लिंक्ड जीन जो होंगे वो एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे तो बिल्कुल साथ साथ होंगे, उनमें कभी भी सेपरेशन नहीं होगा, कभी वो अलग नहीं होंगे, रिकॉम्बाइन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है जनरली उसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स बनती है वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी हो जाती है, मतलब वहां पे रिकॉम्बिनेशन होता नहीं है, जिसकी वजह से वेरिएशन नहीं आता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि हार्डी-विंगर प्रिंसिपल क्या है, एक प्रकार का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये नेचर में प्रैक्टिकली इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे जो क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग के दौरान रिकॉम्बिनेशन होता जरूर है, थोड़ा बहुत हो, भले कम हो ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता, बट रिकॉम्बिनेशन होता है। तो आशा करता हूं आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। मतलब दो जीन का एक साथ जाना क्या कहलाता है? जीन लिंक्ड जीन कहलाता है। अगर वो अलग अलग जाते हैं, अलग हो जाते हैं दोनों जीन क्रॉसिंग ओवर करने के दौरान पे अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको हम जीन रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब हार्डी-विंगर प्रिंसिपल ये बोलता है कि जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो फिर वहां पे जो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होता है, इन पांचों फैक्टर में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हमें बात करते हैं म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन क्या होता है? हिंदी में उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो म्यूटेशन क्या होता है? बोले द रैंडम चेंज ऑफ डीएनए। जो डीएनए है उसमें किसी भी डीएनए के सीक्वेंस है या उसके जो बेस पेयर्स हैं या उसके जो एलील्स हैं या जीन्स हैं, कुछ भी अगर उसमें अचानक से चेंज आ जाता है उसको म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। और अगर म्यूटेशन हो गया है तो फिर डीएनए चेंज हो गया है। और हम यही तो नहीं चाहते कि डीएनए चेंज हो, हम यही तो नहीं चाहते हैं, हम डीएनए को नहीं चेंज करना चाहते हैं, अदरवाइज हार्डी-विंगर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। तो इसको तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है बेटा नेचुरल सिलेक्शन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर अगर कहीं बहुत कंडीशन है, जैसे हम ही लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, ये एक ऐसे आइलैंड में चले जाते हैं, आइसोलेटेड आइलैंड में चले जाते हैं जहां का नेचर जो यहाँ पे जिस तरीके से हम रहते हैं इससे बहुत अलग हो, बहुत एडवर्स कंडीशन हो, बट हम जैसे तैसे करके उस एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को अगर सर्वाइव कर लेते हैं, दैट मीन्स हम नेचर को सिलेक्ट या नेचर को अपने आप में एडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर नेचर ने हमें क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर नेचर को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब हमारे अंदर चेंज आ गए हैं। और अगर चेंज आए हैं तो वो जेनेटिकली चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली के साथ साथ जेनेटिकली चेंज भी हो सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि अगर मॉर्फोलॉजिकली चेंज ऐसा आ गया जो जनरेशन बाय जनरेशन जाने लगा, तो वो क्या है, डीएनए में चेंज आ गया, इसका मतलब तभी तो वो इनहेरिट होने लगा है। और इनहेरिट होने लगा है तो मतलब वो एक फाउंडर इफेक्ट शो कर दिया। और जहां पर भी फाउंडर इफेक्ट शो होता है वहां पे हार्डी-विंगर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। तो आखिरकार आपको ये तो समझ में आना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि कहां पे हार्डी-विंगर प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है और कहां पे अप्लाई नहीं हो सकता है। दो कंडीशन ये थी, इनको मैंने अच्छे समझा दिया आपको। अब चलिए हम मेन बात करते हैं डेरिवेशन की। देख लीजिए, मान लीजिए हमने इसको, हम पहले थोड़ा इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पार्ट में ऐसे, तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमें समझना। सबसे पहले हम इंडिविजुअल्स कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इवोल्यूशन की अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो जेनेटिक्स में मेंडल ने पी प्लांट के लिए, टॉलरेंस के लिए कुछ मतलब क्या बोल सकते हैं, जीन एलोकेट किया था। उस जीन को ले लेते हैं। जैसे टॉल के लिए डोमिनेंट जो टॉल था उसके लिए डोमिनेंट जीन था वो कैपिटल टी था। और वहीं पर जो डॉर्फ था, रिसेसिव था, उस जीन के लिए क्या था, स्मॉल टी। वही वाले लेके चलो हम करते हैं। तो मान लीजिए कुछ पॉपुलेशन हमारे पास, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी। इसके साथ में एक और छोटी सी पॉपुलेशन हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसके साथ में एक और पॉपुलेशन हमारे पास में, मतलब ये सब पॉपुलेशन में है। ठीक है, स्मॉल टी। ठीक है, ये सब मिल करके इतने इंडिविजुअल्स हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं। क्या है बेटा, ये एक ही जगह पे रहते हैं। क्योंकि मैंने एक जीव के अंदर एक पेयर पाए जाते हैं जीन का मतलब एक जीन पाया जाएगा। वो जो जीन होगा
वो दो एलिल से बना होगा। तो मैंने एलिल से लिखा इसलिए मैं मान के चलता हूं कि दो एलिल्स का जो पेयर है वो एक जीन है और एक जीन किसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है, हम ये मान के चलते हैं। तो इन्हीं जीन को मैं कुछ इस तरीके से जीन पूल बताऊं तो जीन पूल में क्या करेंगे, बोले टोटल सम ऑफ जीन्स। अब इन जीन को रेंडमली लिख दो, इस तरीके से कुछ भी लिख लो, है ना, कहीं पर भी लिख लो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। और इसके साथ साथ में अब हम ये वाली लिख देते हैं, बोले ये हो गया, 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 ये हो गया। अब इसके साथ में हमारे ये वाले जीन हैं, इनको भी इसमें डाल दो, ये डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये एक रैंडम पॉपुलेशन है, क्या है ये, जीन पूल बना दिया। तो जीन पूल क्या होता है, बोले टोटल क्या है बेटा, टोटल सम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज और देयर एलील्स कहीं पे एंड देयर एलील्स लिखा रहता तो कंफ्यूज मत होना, और देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। क्या होता है जीन पूल, सम ऑफ जीन्स फ्रीक्वेंसी, जितनी भी जीन की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बार आई है, चाहे ये हो चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो भी है जितनी बार आई है, या तो फिर उनके जो जीन के जो एलील्स हैं वो कितनी बार आए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो जीन पूल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जीन पूल में से हम निकालते हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी। तो अब इसके अंदर ध्यान से सुनना, इस जीन पूल में आपको कितने प्रकार के जीन दिखाई दे रहे हैं, दो ही प्रकार के जीन दिखाई देंगे, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। तो दोनों को निकाल लेते हैं हम, एक कैपिटल हो गया और दूसरा स्मॉल। भाई जब भी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आपको दो ही प्रकार के दिखाई देंगे, एक कैपिटल वाले की निकालोगे फ्रीक्वेंसी और एक क्या निकालोगे, स्मॉल वाले की निकालोगे। तो हमने मान लिया जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, पी बोले तो जो हमने रूल में लिखा था P प्लस Q इक्वल टू 1, तो हमने कैपिटल टी को मान लिया कि वो P है, P मतलब डोमिनेंट, दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे डोमिनेंट, ठीक है। तो इसको निकालें तो ध्यान से सुनना, टोटल कितने थे यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 4 20, टोटल कितने थे, 20 थे। तो निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनना, कैपिटल टी कितना, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है, 12 है, ठीक है। एक बार यहां से भी चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है 12। और टोटल कितनी थी बेटा, टोटल कितनी थी, ध्यान से सुनना, टोटल कितनी थी, 20 थी, ठीक है। कितनी थी, 20 थी। हमने डिवाइड किया, ठीक है, 2 10 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ गया, कितना आ गया, 0.6 आ गया, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, अब हम स्मॉल टी को लेते हैं, तो स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बोलिए किसके बराबर होगी, ये क्यू के बराबर होगी। ध्यान से सुनने वाली जो वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई, हमें पी की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, पी की वैल्यू, क्योंकि पी किसके बराबर है, टी फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो पी की वैल्यू आ गई हमें। अब हम बात करते हैं क्यू की वैल्यू की, तो क्यू किसके बराबर होगा, बोलिए किसके बराबर होगा, स्मॉल टी के बराबर होगा। यहां से देख लो, क्योंकि इसमें बहुत मिक्स हो गया, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी फ्रीक्वेंसी है बोलो, 8/20, ठीक है। इसको जब भी डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.4, कितना आ जाएगा, 0.4, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अपना लॉ अप्लाई करो, बोलो P प्लस Q, ये वाला क्या बनाओगे, ये वाला चीज, ठीक है। तो P प्लस Q इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बोलो हो रहा है क्या, देखो इसको लिखो यहाँ पे, 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1, दैट मीन्स ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रही बात। तो ये क्या बनता है, P प्लस Q इक्वल टू 1 बन के तैयार होता है। जो हमने बोला था कि किसी भी ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन के अंदर जो हमारी एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती हैं वो हमेशा P प्लस Q के मतलब इक्वल टू 1 के बराबर होती हैं। ये यहां से हमें मिला। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। तो अब जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी करने के लिए हमें मेंडल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। यहां से ध्यान से सुनना,
यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के जीन थे, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। तो जो गैमीट बनेंगे तो गैमीट भी दो ही प्रकार के बनेंगे, एक कैपिटल टी को रखने वाला और एक स्मॉल टी को रखने वाला। तो दो गैमीट बना लेते हैं, एक कैपिटल टी बन गया, एक स्मॉल टी बन गया। दोनों के बीच में पुनेट स्क्वायर लगा के क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल टी, यहाँ पर भी स्मॉल टी। ठीक है, इसको हमने मेल मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, फीमेल मान लिया। क्रॉस करवाते हैं, ध्यान से देखना बेटा क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये बन के तैयार हुआ। ध्यान से सुनते जाना, क्या बन के तैयार हुआ, ये बन के तैयार हुआ। मैं दूसरा वाला फार्मूला, एक तो मैंने डिराइव कर दिया फार्मूला, कैसे आया, कहां से आया, बोले यहां से आया फार्मूला। दूसरा फार्मूला डिराइव कर रहा हूं, देखो यहां से कैपिटल टी ये किसके बराबर है, बोलो फटाफट, टी किसके बराबर है। हमने टी को क्या लिखा है, टी इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी और पी, क्योंकि दो बार टी है तो हमने दो बार पी लिख दिया। ये किसके बराबर हो जाएगा, बोलो जल्दी से, पी स्क्वायर के बराबर हो गया क्या, पक्का। तो ये हमें आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों बचे तो हमने क्या लिखा, टी स्मॉल टी प्लस टी स्मॉल टी। ध्यान से देखना दोनों, तो क्या बन गया, टू टी स्मॉल टी। टू, ये टी किसके बराबर है, कैपिटल टी किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है, टू पी, और स्मॉल टी किसके बराबर है, क्यू के। तो क्या बन गया, टू पी क्यू। और लास्ट वाला देखना, इसको क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये किसके बराबर था, क्यू के। किसके बराबर था, ध्यान से सुनना, स्मॉल टी किसके बराबर है, क्यू के। हम लिख देते हैं क्यू क्यू। ठीक है, टू क्यू हो गया तो इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, क्यू स्क्वायर। अब इन तीनों को, क्योंकि आखिरकार ये पॉपुलेशन के अंदर ये जो जितना भी जो कुछ भी आया, जो भी आया, ये कहां पे मौजूद है, पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है। पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है तो हम क्या इन सबको जोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि तभी तो बनेगा सम ऑफ टोटल सम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी, तभी तो जीन पूल बनेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इनको सबको जोड़ देते हैं। देखो क्या कर देंगे बेटो, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलता है, हमें लॉ क्या बोलता है, इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, चाहिए फ्रीक्वेंसी हो, चाहिए फ्रीक्वेंसी हो, चाहिए फ्रीक्वेंसी हो, किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू 1 होंगी। ये दूसरा लॉ हमने प्रूफ कर दिया। आशा करता हूं आपको दोनों लॉ समझ में आए होंगे। यहाँ पर भी देखो, ये फ्रीक्वेंसी थी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी पी थी, यहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्यू थी। मैंने दोनों को प्रूफ करके इज इक्वल टू 1 कर दिया, यहाँ पर भी प्रूफ कर दिया। तो दोनों का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे कीजिए और फिर से दोबारा इसी चीज को देख लीजिए, आपको अच्छे से वो चीजें समझ में बेटा आएंगी। ठीक है, और नहीं आएंगी तो भी कमेंट करना, मैं फिर से एक बार आपको समझाऊंगा। ठीक है, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, 10 प्रकार से समझा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, साथ में मैंने ऐसे क्वेश्चन भी कवर किए हैं जो एमएससी के प्रैक्टिकल एग्जाम में या फिर उसके थ्योरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड में हालांकि इसकी ओनली थ्योरी आती है, क्योंकि बोर्ड की जो थ्योरी होती है ना, उसी में बच्चे पसीना छोड़ देते हैं, सिर्फ उसकी डेफिनेशन में पसीना छोड़ देते हैं। इतना कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। क्या है, एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन है, उसमें जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती हैं वो सब क्या होती हैं, जिनका सम होता है उन सब का सम 1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। बस हो गया, और क्या चाहिए, दो तो मुश्किल से रूल है इसके। समझ में आ रही मेरी बात? तो बहुत सिंपल सा है बेटा, बस करना है। देखो अभी इसको क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। ठीक है, A population of 100 individuals contains 60 individuals of A, मतलब A जीनोटाइप है, उसका A टाइप का क्या एक एलील है। ठीक है, पॉपुलेशन टोटल कितनी है, ध्यान से सुनना, 100 पॉपुलेशन है, जिसमें से 60 इंडिविजुअल्स कैसे हैं, A वाले जीन वाले हैं। ठीक है, एंड रेस्ट 40 इंडिविजुअल्स कंटेन्स A टाइप एलील। किस टाइप का एलील है उसके पास, A टाइप का एलील है। ठीक है, जीनोटाइप है। What is the allelic frequency of each type? हमसे पूछ रहा है प्रत्येक टाइप का एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसे होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं। हमारे पास दो तरीके के एलिल्स हैं बेटा, एक ए है और एक स्मॉल ए है। ठीक है, ए बराबर कितना दिया है, बोलो 60 दिया है। ठीक है, और स्मॉल ए बराबर कितना है, मतलब जो रिसेसिव एलील है उसकी नंबर कितना दिया है, बोले 40 दिया है। ठीक है, टोटल नंबर कितना दिया है, टोटल कितना दिया है बेटा, टोटल दिया है 100 दिया है। कुछ नहीं करना, बस इसके लिए निकालना है, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना है, ए की फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो उसको हम क्या कर देंगे, एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए ए फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन ए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 अपॉन में 100। ठीक है, मर गया,
कितना आ जाएगा बोलो फटाफट 0.6 आ गया। वहीं पे हम इसकी बात करें ध्यान से सुनना, किसकी बात करेंगे, ए वाले की। तो ए की फ्रीक्वेंसी बराबर निकालें। ए का नंबर कितना दिया है, बोले 40 है। टोटल कितना है, बोले 100 है। ठीक है, निकाल दो फटाफट, कितना आ गया बोलो 0.4। ठीक है, अब इसको फार्मूला, क्योंकि ये जो ए है ये किसके बराबर हो सकता है, ये पी के, और ये वाला किसके बराबर हो सकता है, क्यू के। ठीक है, क्यू के बराबर, तो लिख दो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। प्रूफ कर देते हैं, देखिए इतना होना चाहिए। तो पी की वैल्यू पुट करो फटाफट, 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा है, कंफर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। बस इतना सा करना है सर, इतना हलवा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन ऑफ 120 इंडिविजुअल्स कंटेन्स 64 एम टाइप्स जीन्स एंड 56 एन टाइप जीन्स, फाइंड द एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड एन। कुछ नहीं, बस हमसे एम और एन की फ्रीक्वेंसी पूछ दिया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमसे पूछा है एम और एन की फ्रीक्वेंसी। एम कितना दिया है बताओ, वैल्यू कितना है 64 दिया है। ठीक है, और एन की वैल्यू कितना दिया है, बोले 56 दे दिया है। टोटल कितना दे दिया है, टोटल कितना है, टोटल जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 120 है। कितनी है, 120 है। बस इससे वैल्यू निकाल देना हमें। बताओ पी की जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब एम, अब इसको हम बोले तो एम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये एम की फ्रीक्वेंसी पी के बराबर होगी, और पी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 64 अपान में 120। ठीक है, काट देते हैं फटाफट, देखो 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 है ना, और इसको 2 6 जा 12, 0 आ गया, 60 आ गया। ठीक है, फिर से इसको काट दो, 2 3 जा 0, और इसको काटो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 आ गया। ठीक है, तो 16/30 को काटो फिर से, 2 15 जा 30 और 2 8 जा 16। ठीक है, और कट रहा है क्या, जितना कट रहा है उतना काट दो। ठीक है, अब तो नहीं कट रहा तो क्या कर दे, 8 अपान में 15 कर देते हैं। ठीक है, इसको निकाल देते हैं, तो इसमें पॉइंट लगा देंगे, 80 हो गया। ठीक है, और 15 × 75 5 आ गया। ठीक है, अब उसे 5 बचा, 15 × 45 है ना, इतना आगे लगभग इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे हम दूसरा निकालते एन एफ इक्वल टू किसके है, क्यू के बराबर होगा। इसको निकाल देते हैं, कितना है बोल दीजिए फटाफट, 56 अपान में 120। इसको भी कर देते हैं, कट कर देते हैं फटाफट, सेम वैसे ही। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इसको कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, तो मतलब 16 आ गया, सॉरी यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है, फिर से इसको कट कर दो, 30 आ गया है ना, 14 आ गया, फिर से कट कर दो, 7 अपान में 15, फिर से अब इसको सेम इसी प्रकार से डिवाइड करो, पॉइंट लगाया। ठीक है, और 15 × 75 ज्यादा हो रहा है, 15 × 45, 15 चौको 60। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स चला गया। अब क्योंकि यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो एक 0 और बढ़ाओ और कितना ले जाओ, 15 छक्का 90। ठीक है, ये लगभग इसके आसपास जाएगा। ओके, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब ध्यान से देख लो, हमें अगर इसको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, बोले P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होना चाहिए। P की वैल्यू कितनी आई है, बोले 0.53 आई है। ठीक है, प्लस में Q की वैल्यू कितनी आई है, Q की वैल्यू कितनी आई है, तो ध्यान से देखिए कितना है 0.46, तो हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं 0.46। क्या इसको राउंड ऑफ में, ध्यान से सुनना, क्या इसको राउंड ऑफ में, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ राउंड ऑफ में, ये मैंने 5 लिख दिया। ओके, इज इक्वल टू 1 करना हमें। देखो 0.5 प्लस 0.5, इसको भी राउंड ऑफ में मैं 5 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं, तो कितना हो गया 5 कितना हो गया, बोलो 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1 हो गया। हमारा ये आंसर तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर, तो इस प्रकार से एम और एन की फ्रीक्वेंसी या पी और क्यू की फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दिया। ओके, हमसे कुछ नहीं पूछा था, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड एन। तो एम की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, बोलो ये आ गई। ठीक है, एन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, बोलो कितनी आ गई, 0.46 आ गई। आशा करता हूं आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आगे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 360 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन हैव अ जीन ऑफ AA, मतलब
जो है उसका जो जीनोटाइप है वो डोमिनेंट टाइप है, while the 480 मतलब 480 have the A कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, मतलब कि हेटेरोजाइगस जो डोमिनेंट होता वो है, एंड रेस्ट 160 बिलोंग्स टू होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, दैट मीन स्मॉल ए। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन दिस पॉपुलेशन। हमसे क्या पूछा, एलील ए की फ्रीक्वेंसी पूछ लिया। ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमें क्या दिया भैया, ए हमें कितना दे दिया है 360 ए, स्मॉल ए कितना दिया है 480, और हमें दिया है स्मॉल ए इक्वल टू 160। अब हमसे पूछ रहा है ए की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है, और ये क्या दिया है, ए स्क्वायर की दिया है। तो इसको निकाल देते हैं फटाफट, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी निकालना अगर हमें, तो ये ए स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये किसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 160 अपान में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 0 मर गया, कितना आ गया बोलो 0.16 आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकाल देते हैं फटाफट, कितना आ जाएगा 0.16 का बोले 0.4 आ गया। तो हमारा ए की वैल्यू पूछा है और हमसे ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.4। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, देखने को 2 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इतना सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या है 0.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और हम बात करेंगे बेटा। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इफ 75% पॉपुलेशन कैरी एटलीस्ट 1 रिसेसिव जीन। एटलीस्ट जब आ जाता है क्वेश्चन में तो ध्यान से सुनना, जो फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है इधर ही लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस में क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब एटलीस्ट देखो क्यू कहाँ पे, रिसेसिव कहाँ पे, बोले इतने में रिसेसिव है, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। हमसे क्या पूछ रहा है, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। चलिए कर देते हैं फटाफट, हम पहले इतने में फार्मूला लगा देते हैं क्योंकि इसी में रिसेसिव दिख रहा है हमें, और रिसेसिव एटलीस्ट 1 रिसेसिव, तो देखो एक रिसेसिव यहाँ पे, इसमें तो है ही एक रिसेसिव, 2 रिसेसिव, तो एक रिसेसिव मान लेते हैं हम। तो हम लगा देते हैं इसमें फार्मूला 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 75% दिया है, ठीक है। इस 75% को हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोले 0.75। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें इस वाले फार्मूले में देखें तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोले इसको उधर माइनस कर दो तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 0.75 है। क्लियर, आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बोले 0.25 आ गया। तो पी बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी पी बराबर कितना आ जाएगा, बोले 0.5 आ गया, कितना आ गया 0.5। तो P की वैल्यू हमें इतनी आ गई, तो बोलो P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता, बोले होता है। तो फिर Q की वैल्यू किससे निकालोगे, बोले इसको उसमें माइनस कर देते, तो 1 माइनस 0.5 इक्वल टू कितना आ गया 0.5। ओके, तो Q की वैल्यू भी कितनी आ गई, Q इक्वल टू कितना आ गया 0.5 आ गया। अब हमसे क्या पूछा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। हमसे डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अब इसी में फॉर्मूले में देखो, डोमिनेंट एलील कहां पे, यहाँ पर भी है, डोमिनेंट एलील यहाँ पर भी है। तो हम क्या ले लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2pq ले लेंगे, ठीक है। अब हमें P की स्क्वायर की भी वैल्यू पता, P की भी वैल्यू पता, और हमें किसकी वैल्यू पता है, Q की वैल्यू भी पता है। तो P स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो P स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0.25। कहां से लिया बेटा, यहां से ले लिया हमने, कहां से लिया, यहां से लिया, ठीक है। और हमें 2p की वैल्यू बोलो, P की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 0.5 इंटू Q की वैल्यू भी कितनी है 0.5, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना 0.25 प्लस में 25 दूना 50, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 0.50 आ गया। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, बोले ये आ जाएगा इज इक्वल टू, सब बराबर लगा देना, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा फटाफट 0.75 की, ठीक है। तो अगर इसकी परसेंटेज में पूछे, हमसे क्या पूछा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, ओनली फ्रीक्वेंसी पूछा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। बाई चांस कभी इसको परसेंटेज में पूछता है तो कितना आ जाएगा 75%, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 98 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एक्सप्रेस द रिसेसिव फिनोटाइप। क्या पूछ रहा है, रिसेसिव फिनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन
कुड बी हेट्रोजाइगस। अब हमसे क्या बोल रहा है कि कितनी पॉपुलेशन हेट्रोजाइगस होगी। तो रिसेसिव की बात कर रहा है, तो रिसेसिव पॉपुलेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्रॉस करवा लीजिए, ऐसे क्रॉस करवाइए, ठीक है। एक हमने कैपिटल ए लिया, स्मॉल ए लिया, और यहाँ पर भी हमने सेम कैपिटल ए और स्मॉल ए लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल। अब हमसे क्या बोल रहा है, रिसेसिव पॉपुलेशन की उतनी फिनोटाइप वैल्यू दिया है। तो रिसेसिव कितना है, इसमें रिसेसिव कहाँ दिख रहा है, रिसेसिव ये दिया है। दैट मीन्स हमें क्या दिया है, ए पी, उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए क्यू मान ले तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है, बोलो। क्यू स्क्वायर की वैल्यू 98 अपान में 200 दिया है। कितना दिया है बेटा, 200। ये फ्रीक्वेंसी हो गई उसको, जैसे हम इसमें से डिवाइड कर देते हो क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी, और ये उसकी एक्चुअल वैल्यू दी हुई थी। तो अब इसको हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 2 से डिवाइड कर दें, 100 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, ठीक है। तो ये 100 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0.49 आ गया। अब हमें यहां से क्या निकाल लिया बेटा, क्यू की वैल्यू निकाल लिया। क्यू की वैल्यू निकालने के लिए ये कर देंगे फटाफट, ठीक है। इसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, बोले 0.7 आ गई। क्या आ गई बेटा, 0.7। अब 0.7 अगर क्यू की वैल्यू है तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 से क्या आ जाता, क्यू की वैल्यू की सॉरी बड़ा ही आ जाता है यार। तो यहां से जो P की वैल्यू है, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3 आ गई। लो भैया, हमें दोनों मिल गए। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कुड बी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, तो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन के लिए क्या करना है हमें, 2PQ, बस इतना निकाल देना है। तो 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है, 7, 0.7 इंटू पी की वैल्यू 0.3 है, 0.3 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, 0.7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 42, ठीक है, 0.42। अगर ध्यान से सुनना, हमसे परसेंटेज पूछा, हमसे क्या पूछा, परसेंटेज, या भी फ्रीक्वेंसी आई है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करो, इसको मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, फटाफट इसको ध्यान से देख लो, 42% आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, 42% आ गया। तो ये इसका परसेंटेज हो गया 42%, ठीक है। आशा करता हूं ये भी आपको बहुत सिंपल, आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट ब्राउन हेयर बी, उसको डोमिनेंट बोला है, बी इज डोमिनेंट एंड ब्लंड हेयर्स, ब्लंड हेयर्स बोले तो सुनहरे रंग, है ना। तो जो ब्लंड हेयर्स हैं वो स्मॉल बीस है, दैट मीन रिसेसिव है। इफ देयर आर 168 ब्राउन हेयर पीपल इन द पॉपुलेशन ऑफ 200 पॉपुलेशन में से जो ब्राउन हेयर्ड पॉपुलेशन है वो कितने लोग हैं, इतने लोग हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रिडिक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के लिए प्रिडिक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ क्या दी थी, वो उसने वो वैल्यू दे दिया है कि दैट मीन्स 168 ब्राउन हेयर्ड हैं, ठीक है। कितने में, 200 में। अब ब्राउन हेयर होने के, क्योंकि डोमिनेंट है तो कितने की संभावना है, तो ध्यान से सुनिएगा, इस P स्क्वायर वाले तो होंगे ही होंगे, साथ में कैसे होंगे, P2PQ वाले भी होंगे, ठीक है, ये वाले भी होंगे। तो अब हम इनकी वैल्यू कितने दिया है हमें, बोले 168 दिया है। कितना दिया है, 168 अपान में कितना दिया है, 200। ये फ्रीक्वेंसी निकाल दिया उनकी हमने, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं फटाफट, कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। 2 8 16, 2 चौको 8, कितना आ गया बोलो, 0.84%, सॉरी 0.84%, सिर्फ परसेंट नहीं, सिर्फ 0.84, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हम अगर बोले कि इससे हम क्या निकालें, बोले तो Q की वैल्यू निकालें, क्योंकि इसी में क्या है, हमें पता है, फॉर्मूला इधर ले लेते हैं, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम Q स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हैं, बोले नीचे को उधर माइनस कर दो तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0.84, ठीक है। इसकी वजह से क्या आएगा, बोलो हमारा आंसर जो आएगा वो 0.16 आएगा, ठीक है, Q स्क्वायर। तो हम यहाँ से Q निकाल सकते हैं क्या, बोले कितना आ जाएगा, 0.4 आ गया। तो हमारी Q की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 आ गई। तो यहां से अब हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 हो के बराबर होता है, तो यहां से कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा। तो हमारी P की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0.6 आ गई।
अब ध्यान से सुनना, हमसे पूछ रहा व्हाट इज द प्रेडिक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो हेटेरोजाइगस के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, हेटेरोजाइगस कितना होता है 2pq होता है, यही होता है। तो 2pq फ्रीक्वेंसी कहते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई पी की वैल्यू कितनी बोलो 0.6 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी 0.4। ठीक है, अब इसको कर दो फटाफट, छचो को 24 दूना 48, कितना हो गया 0.48। ठीक है, ये किसकी आ गई, ये किसकी आ गई बेटा, पहला जो 48 आया है 0.48 आया है, ये हेटेरोजाइगस की आ गई। अब हेटेरोजाइगस से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट बोले तो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। पी स्क्वायर कितना हमारे पास, पी कितना आया 6 आया है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं पी स्क्वायर, तो बोले 0.6 इंटू 0.6, ये कितने किसके बराबर आ जाएगा, फटाफट बोलो कितना 36, तो 0.36, ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। लास्ट वाला है व्हाट इज द प्रेडिक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव की बात कर रहा, अरे होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है, क्यू स्क्वायर होता है। फटाफट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है क्यू की 0.4 रख देते हैं, 0.4 इंटू 0.4 इक्वल टू 16, कितना आ गया ये। तो अब यहां से ध्यान से सुनना, आपका सेकंड क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, थर्ड क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अब अगर आपको टोटल देखना है तो इन सबको ऐड करके देख लो, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा देख लो। ठीक है, जैसे फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 36, 0.36 प्लस में जो हमारा जो हाइब्रिड होता है उसको लिख देते हैं हम 0.48 प्लस में इसको लिख देते हैं क्यू वाले को 0.16। ठीक है, ये इक्वल टू किसके बराबर है 1 के बराबर। हेंस प्रूव्ड हो गया कि हमारा जो हमारा आंसर है वो आंसर पूरा A to Z हमारा सही है। ठीक है, जैसे आपको करना चाहो कर सकते हो, पूरा सेम वही आंसर आएगा। ठीक है, ऐड कर लो। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन था, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। ठीक है, लास्ट वाली स्लाइड में कुछ नहीं, खाली मुझे लगा ज्यादा पेज लगेगा इसलिए छोड़ दिया था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि ये हार्डी विंगर प्रिंसिपल्स है इसका जो हवा बना हुआ है ये हवा हट जाए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।